हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 26 मार्च। चलिए देखते हैं आज क्या है। एक तो पेज वन पे था, थोड़े थोड़े ना प्रीलिम्स के लिए फैक्ट ज़रूरी होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बताइए कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, मतलब हाई कोर्ट्स में या कोर्ट्स में, तो वो सारी पूरी की पूरी हैं। वी डोंट हैव एनी वैकेंसी एनी मोर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़े फैक्ट्स आ जाते हैं, पता नहीं चलता उस टाइम हम क्या आंसर आता है क्या नहीं आता। तो याद रखिए कि इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। टोटल स्ट्रेंथ है 1080, जिसमें से 419 वैकेंसीज हैं एज ऑन मार्च 1। और 4 जुडिशियल वैकेंसीज अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी सीट्स फुल हैं, वैकेंसीज हैं। अगर ये कुछ प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, 3-4 पॉइंट्स देके ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं। मुझे आज भी याद है 2009 पता नहीं 10 में आया था कि कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में और कौन कौन सी शेयर करते हैं हाई कोर्ट्स, कौन कौन सी स्टेट्स। जैसे आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में अगर हाई कोर्ट है तो वो हरियाणा पंजाब का है। तो ऐसे ये चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो इसमें उन्होंने रेकमेंड किया है कि आप रिटायर्ड जजेस को भी हाई कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। कुछ कुछ जो स्पेशल केसेस हैं जो वो डील करा करते थे, जब वो जजेस थे, वो केसेस उनको दिए जा सकते हैं जो पेंडेंसी है केसेस की। तो ये भी आप रेफर कर सकते हैं अगर मेंस में ऐसा पॉइंट आ जाए। तो आप इसमें आर्टिकल 224A ये आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, जब आप प्रीलिम्स के लिए वो मेंस की तैयारी करेंगे या प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की बेसिक की तैयारी करेंगे। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में दिया गया है आर्टिकल 224A। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि करंट सिनेरियो में आया है, तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह ब्रशअप कर लीजिएगा कि उसमें क्या होता है, कि कैसे चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है, एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर सकता है विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वो सब उसमें आएगा। आर्टिकल 224A पढ़ लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो थोड़ी सी ऐसी हैं कि कई बार गलत हो जाती हैं। जैसे हमने देखा था कि रेप केसेस में उन्होंने कैसी स्टेटमेंट्स दी, वो याद है ना, हमने लेक्चर्स में बनाया था कि क्या इनकी जजमेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने थोड़ा बताया था विमेन के ऊपर क्या क्या पड़ा है, थोड़े हमने पॉजिटिव्स दिए थे, थोड़े नेगेटिव्स दिए थे। तो उसमें एक पॉजिटिव्स में आप ये भी देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्मी का जो सिलेक्टिव एवोल्यूशन है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट वेमेन। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसका जवाब उन्होंने मांगा है, तो वो आना महीने में है। तो आप इस पॉइंट को भी रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एक इम्पैक्ट डालता है एक सोसाइटी पे, कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए, कि कैसे उन्होंने आर्मीज के सेलेक्टिव एवेल्यूशन को भी हेल्प किया कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अगेंस्ट वुमेन। तो ये छोटे छोटे आप ना बेसिक पॉइंट्स लिख सकते हैं इन करंट सिनेरियो। जैसे आपको एक या दो पैराज, जब आप अटेम्प्ट करते हैं मेंस का पेपर, आपको एक दो पैराज करंट सिनेरियो के लिखने पड़ते हैं या कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ऐसा आपके पास 15-20 पॉइंट्स होंगे ना, तो ये तो यह नहीं कि आप 15-20 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे उस टाइम। ठीक है, तो आप क्या होता है कि 15-20 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए उस टाइम अपना तैयारी करते हुए, और जब लिखने लगे तो आपको दो दो 4-5 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट्स याद आए तो उसको आप लिखिए। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। पेज 6 पे था रंग घर, थोड़ा सा दे रखा था, उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा था, और थोड़ी सी इसकी रिसर्च बनती है। ये रंग घर जो बेसिकली ये था वन ऑफ द ओल्डेस्ट, उसमें ओल्डेस्ट दे रखा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कहा जाता है वैसे तो इसको, ओल्डेस्ट नहीं कह सकते। और अगर आ जाए अगर अटेम्प्ट में तो आप कह सकते हो ओके। ठीक है। सर्वाइविंग एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर बेसिकली एक ऑडिटोरियम होता है जिसके चारों ओर बिल्डिंग बनी हुई है, बीच में जैसे स्टेडियम लगा लो कि चारों तरफ आप बैठ के देख सकते हो, बीच में स्टेडियम है, कोई भी स्पोर्ट्स देख सकते हो। तो ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ अहोम किंग्स होता था, आसाम में है ये। और यहाँ रॉयल स्पोर्ट्स पेविलियन देखा करते थे अहोम किंग्स और नॉबल्स, लाइक बफेलो फाइट्स एंड ऑल दैट। ये 18th सेंचुरी, मतलब 1760 1750 ऐसे में बना था। तो उसके बाद एक एडिटोरियल पे था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग वो एडिटोरियल नहीं था। उसमें आप गेन मत करिएगा कुछ भी पॉइंट्स, जितना हमने अभी तक डिस्कस किया उतने पे रहिए। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इसकी हेयरिंग कर रहा है। जैसे ही कुछ और कंसोलिडेटेड आएगा हम लोग अपने पॉइंट्स ऐड करेंगे, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त एक एडिटोरियल पे था इंडिया बांग्लादेश के बारे में, पर्टिकुलरली इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको। उसमें से दो तीन चीज़ें देख लीजिए। एक तो मैत्री सेतु है, ये पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, अगर पूछ लिया जाएगा तो कि मैत्री सेतु किस किस कंट्री के बीच में है, तो याद रखिएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो सबरूम इंडिया में, रामगढ़ बांग्लादेश में। और साउथ एशिया में अगर कुछ फैक्ट्स की अगर स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो याद रखिएगा साउथ एशिया में सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश है। उस वक्त पेज 11 पे था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका बिल पास हो गया राज्यसभा में भी, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और ये DFIs जो हैं बेसिकली सेटअप की जाती हैं टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है।
उन सेक्टर्स में जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर ऑर्डिनरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे नॉर्मल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कदम रखने से डरते हैं या रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उन सेक्टर्स के लिए बनाया गया ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। अब मैं आगे से इसको NBFID कहूँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अनलाइक बैंक्स, ये जो है बैंक दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, ये याद रखिएगा। उसके बाद NBFID के बारे में क्या कहा गया है, ये इट विल बी सेटअप एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा, बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेगा, एक गवर्नमेंट बॉडी के हिसाब से नहीं चलेगा। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इसकी 1 लाख करोड़ होगी। शेयर्स किस किस के पास होंगे इसके, सेंट्रल गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड, इंश्योरर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इनिशियली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100% शेयर्स रहेंगे, बाकी भी वो बाद में डिवॉल्व करती रहेगी, डिवोल्यूशन करती रहेगी, और मगर कहाँ तक 26% शेयर्स वो ज़रूर अपने पास रखेगी। इसके बारे में और कुछ भी देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में दोनों में आ सकता है। फंक्शंस क्या हैं, एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेकिंग ओवर, मतलब जहाँ जो एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं अगर सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनको रीफाइनेंस भी कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है वो बैंक से। अट्रैक्ट भी करेगी इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है, ये डेवलपमेंट वाला काम भी करेगी और प्रोफेशनल काम भी करेगी। अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टमेंट्स कि लाओ, प्राइवेट वालों को कहेगी मैंने भी इसमें पैसे डालने, तुम भी डालो, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी खड़े कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बिजनेस मॉडल से भी चलेगा। ऑर्गेनाइज करेगी, फैसिलिटेट करेगी फॉरेन पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद नेगोशिएट करेगी विद वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। और सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द सेक्टर्स टू बी कवर्ड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन। सोर्स ऑफ फंड्स, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे रेज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और अदरवाइज बोथ इन इंडियन रुपीज़ एंड फॉरेन करेंसीज। ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि सिर्फ इंडियन रुपीज़ में रेज कर सकते, नहीं, फॉरेन करेंसी में भी रेज कर सकती है। एंड सिक्योर मनी बाय द इशू एंड सेल ऑफ वेरियस बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स भी अपने इशू कर सकती है, ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाएगा। और बोरो कर सकती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ये पैसे बोरो कर सकती है, ये याद रखेगा। मैनेजमेंट कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। इट विल बी गवर्न बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबर कौन से होंगे, चेयरपर्सन होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन विद द RBI। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और अप टू 3 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे। और जो बॉडी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो रिकमेंड करेगी कैंडिडेट्स का नाम फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डेप्यूटी MDs के लिए। ठीक है, चेयरपर्सन तो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI, और बाकी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेकमेंड करेगी नेम्स। और द बोर्ड विल अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे इसमें, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल कमिटी, इसमें बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RBI नहीं है। कुछ डिफरेंट फैक्ट्स हैं इसके, अलग फैक्ट्स हैं, वो भी देखिए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टार्टिंग में उसको ग्रांट प्रोवाइड करेगी 5,000 करोड़ का बाय द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद नो इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्ट में, नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय ऑफ NBFID विदाउट द प्रायर सैंक्शन। अब इसका देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं कर सकते अगेंस्ट चेयरपर्सन और अदर डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर के इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़। समझा बात, मैं समझाता हूँ। अगर चेयरपर्सन या MD पे होनी है, चेयरपर्सन पे या MD पे अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए, और बाकी किसी डायरेक्टर पे होनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, या किसी और उस पे होनी है तो। ठीक है, और कोर्ट्स विल ऑल्सो रिक्वायर प्रायर सेंक्शन। ठीक है, अगर NBFID के किसी भी एम्प्लॉय पे कोई भी मैटर में इन्वॉल्व होने पे कोई भी ऑफेंस की प्रायर सेंक्शन चाहिएगी कोर्ट को भी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे था डिस्प्यूट इन, मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, वो पता है साउथ चाइना सी का, कुछ कभी फिलीपींस कुछ कर रहा है, कभी कुछ। एक बार थोड़ा सा साउथ चाइना सी देख लेते हैं क्या है इसमें। बेसिकली क्लेम चल रहा है आइलैंड्स पे, एक तो पैरासिल आइलैंड्स पे चल रहा है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे, आई कांट डू एनीथिंग विद दिस। स्पार्टली आइलैंड्स पे चल रहा है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस का, और स्कारबोरो शॉल है उस पर चल रहा है फिलीपींस, चाइना, ताइवान का। क्यों चल रहा है साउथ चाइना सी की, ऐसी क्या ज़रूरत है। देखिए, एक तो क्या है कि
इट हैज़ वेरी ट्रेमेंडस स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर इट्स लोकेशन। क्यों? एक तो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के जो बीच को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, उसका भी कनेक्टिंग पॉइंट है। इसके पास कहा जाता है वैल्यूएबल ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासिस थ्रू इट, 1/3, और ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड होती है। तो इस वजह से ये जियोपॉलिटिकल वाटर बॉडी भी बन जाती है। इसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स देखिए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं मैप दिखाता हूँ आपको। दिस इज साउथ चाइना सी, ठीक है। राइट में इसके अगर आप देखेंगे तो मनीला है, मनीला मीन्स फिलीपींस। इधर लेफ्ट में देखेंगे वियतनाम है। थोड़ा सा मैं एक बार नीचे कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपको कोलालमपुर लिखा दिख रहा है तो उसके नीचे देखिए दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उसके बाद उधर इंडियन ओशन शुरू हो जाता है। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। और ये देखिए ये मलेशिया लगता है, ऊपर मैं कर रहा हूँ, ध्यान ध्यान से। ये देखिए ये आ गया चाइना आपका, ऊपर ग्रीन में अगर आप देख रहे हैं तो ताइवान। सो दिस इज़ द मैप। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। ये ब्रूनी है, अगर आपको दिख रहा हो तो मलेशिया के ऊपर थोड़ा सा देखिए ब्रूनी है। तो दिस इज़ द केस। ये अगर आपको थोड़ा सा ना इसको मैप वाइज भी याद कर लीजिएगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार मैंने ऊपर नीचे कर दिया है तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है जो एडिशनल लीफ होती है फ्राइडे रिव्यू, उसमें क्या था, थोड़ा सा ना थंजावुर आर्ट प्लेट का दे रखा था। ये देखते हैं क्या है। ये तो कहाँ बनता है, थंजावुर कहाँ है, तमिलनाडु में, वहाँ पे बनती है प्लेट्स। सर्कुलर प्लेट होती है, मेड एज ए गिफ्ट आइटम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ऐसी जीआई टैग्स की चीज़ों का पूछते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक्स पूछते हैं, कई बार पूछते हैं। हमारे टाइम तो इन्होंने ये तक पूछ लिया था कि जो भारत रत्न दिया जाता है तो उसके साथ क्या दिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सर्कुलर प्लेट है। और मेटल्स कौन से यूज़ होते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, ब्रास भी यूज़ होता है, वैसे बता दूं मैं आपको। इसमें एम्बॉस की जाती है गॉड्स एंड गॉडेस एट इट सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार मधुबरी पेंटिंग्स का भी आपने देखा होगा, पूछ लेते हैं कि फैक्ट पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। इसको पैटर्नाइज किसने किया था, मराठी रूलर थे सिरफौजी टू, बेसिकली भोंसले किंग थे ये, इन्होंने किया था इसको पैटर्नाइज। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है इसको 2007 में। तो जैसे पैटर्नाइज आप देख रहे हो मराठास ने किया है ये तमिलनाडु में। तो इसको क्राफ्ट ब्लेंडिंग ऑफ टू कल्चर्स भी कहा जाता है, द्राविडियन एंड मराठा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। कमेंट्स कीजिए यार, कहाँ गए आप लोग, पता नहीं, समझ ही नहीं आता।